इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। इंडियन का आप ज़रा ग्रोथ रेट देखें कि उनके मुल्क में आईटी पे कितना काम हो रहा है, गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज़ पे वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस उठो और सारा कुछ कर दो। वो इंडियन एक आईटी हब बन रही है, वो अपने बंदों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या ट्रेंड हो रहा है, बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री है और इसमें भी हम अपने मुल्क में खाद पूरी पैदा नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ दिस थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा, उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट, हाँ हाँ वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ चोरी करना ही तो कौमी खेल है। हम लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुला ही कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस। और कुछ नहीं। रह गए। हाँ ये हालात रह गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ मैं CSS का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? केन्या, युगांडा के बाद? हाँ भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ दोस्तों, इंडिया की इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकॉनमी बना पुर्खियों को पाक हुकूमत को लताड़ा। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ना फ़लस्तीन में कि वो शेर और दलेर जांबाज कौम किस तरीके से वो एक इतनी बड़ी आलमी ताकतों के खिलाफ डटी हुई रही, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों पर मौत का सख्त तारी था। हुब्बुद दुनिया और कराहितुल मौत है ना, मौत का खौफ है और दुनिया की मोहब्बत है कि उनकी सांसें बंद हुई हुई। हम जिस बर्रसगीर के पाक व हिंद के जो हम मुसलमान हैं, हमारा भी यही अलमिया है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद और ज़ाहरी तौर पर पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी अभी भी हम ज़हनी और फ़िक्री नज़रियाती तौर पर ग़ुलाम हैं। हमने मर्द आज़ाद देखा ही नहीं है। अल्लामा इकबाल ने, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाबा इकबाल ने भी अल्लाह के बंदे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो पुरस्रार था। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, क्योंकि अल्लाह का बंदा पुरस्रार होता है। ही इज मिस्टीरियस। वो इतने ऑपोजिट फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, इतने ऑपोजिट एट्रीब्यूट्स और सिफात उसके वजूद में जमा होती हैं कि उसको समझना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा कि कुरान में भी इन मुशरिकों ने, कुफ्फार ने सईदी रसूलुल्लाह को भी मजनून कहा। कुरान ने इसकी गवाही दी है, अल्लाह ने गवाही दी कि आप मजनून नहीं हैं। लेकिन कुफ्फार ने आपको कहा कि आप उस कुफ्र के निज़ाम को चैलेंज करने वाला बंदा कहां से आ गया ये वजूद, जिसने उस पूरे कुफ्र को, उस पूरे तागूत को चैलेंज कर दिया और अपनी जान, माल, इज्जत, खानदान सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो हर दौर में जब अल्लाह ताला कोई किसी को
किसी पर फजल करता है, करम करता है, उसको इजाज़त देता है कि वो सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करने के लिए सरधड़ की बाजी लगाए, तो ज़माना उसको मजनून ही कहेगा, मुतशद्दिद ही कहेगा, एक्सट्रीमिस्ट कहेगा, रेडिकल कहेगा, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहेगा। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो मर्द आज़ाद होता है, वो अल्लाह के रसूल का सिपाही होता है। क्योंकि आम आदमी ये नहीं समझ सकता कि क्यों जैद हामिद पूरी दुनिया के कुफ्र से टकराता है जाके, क्यों ये अपनी जान माल इज्जत औलाद की फिक्र नहीं करता, दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों से लेकर तमाम दहशतगर्द ताकतों के खिलाफ इतना खुलकर क्यों बात करता है। मगर हकीकत यही है जो सईदी रसूलुल्लाह ने जब आप पर एतराज़ किए गए तो आपने जो कुरान में फरमाया कि लबस्तो फीकुम उम्रन, मैंने तुम लोगों के दरमियान एक ज़िंदगी गुजारी है, तुम देखते नहीं हो कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जवानी 20-22 साल उम्र थी कि जब मैं, और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, ये सारी रेलिवेंसी वहाँ जाके मिलती है। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा हो ये रहा है कि रशिया भी इस लड़ाई को फिलहाल रोकना चाहता है और अमेरिका भी इस लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना चाहता है। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब अमेरिका यूक्रेन से वो पैसे भी वापस लेना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी शुरू कर दिया है। और जो यूक्रेन का सदर है उसका मजाक भी डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और उसे एक ऐसा शख्स करार दे रहे हैं जिसने अपने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवा दिया है। और वो इसमें ब्लेम नहीं कर रहे प्यूटन को, और प्यूटन से उन्होंने बात की है कि जंगबंदी की जाए। लेकिन अब मामला ये है कि अगर जंगबंदी होती है तो वहाँ पे ड्यूटी कौन करेगा? जब भी कहीं पे जंगबंदी होती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की या कोई ऐसे मिशन भेजे जाते हैं जो वहाँ पे अमन अमान की जिम्मेदारियाँ संभालते हैं जंगज़दा इलाकों में, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। तो यहाँ पाकिस्तान जैसे जो गरीब मुल्क हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा है, मुल्क हम गरीब हैं। यूरोप के मुल्कों की फ़ौज इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, छोटी छोटी फ़ौजें हैं, लेकिन वो बहुत अमीर मुल्क हैं। हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है लेकिन हमारी फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में है। तो हमारे जैसे मुल्कों से फिर वो फ़ौज हासिल करते हैं आलमी सतह पे कि जनाब ये फ़ौज फलां जगह पे भेजी जाए एक मिशन के साथ और ये वहाँ पे अमन व अमान के लिए काम करे। एक तो जो पीस कीपर्स होते हैं दे गेट पेड वेल। ओके। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक फुट होल्ड बन जाता है, आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है और यूनिक वैल्यू है ये। सो आई थिंक you must be also discussing कि we if the event happens we would be happy to offer peacekeeping forces। अच्छा। and UN में तो है ही इनका, मगर इसमें important European countries and Britain will be very important। होता यह है कि जब फौज के ये सिपाही या अफसरान वहाँ जाते हैं तो इनको तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती हैं, इनकी TADA बढ़ जाता है, कुछ पैसा फौज को मिल जाता है, कुछ मुल्क को भी फ़ायदा हो जाता है। फिर ये जो लोग अपने मुल्क में तनख्वाह ले रहे होते हैं वो कम होती है, लेकिन जब ये वहाँ पहुँच उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडियंस भी वहाँ होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों भीख मांगते हैं? तो पाकिस्तानी ये काम करते हैं तो होता है ना। आप देखें इंडियंस अगर जा रहे हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से जैसी जहाज़ उड़ता है यही हमारे लोग हैं जब जहाज़ में जाते हैं तो वहाँ सड़क पे थूकना भी छोड़ देते हैं। क्यों? कोई समझाता है उनको? ये उनको पता है कि यहाँ थूक फेंकेंगे तो फाइन हो जाएगा। हमारे बाजवा भी तो दुबई में इशारे पे खड़े होते हैं जो यहाँ के आइन्स को अपने लिए बदल देते हैं। ऐसे ही है ना, तो फिर गलती वहाँ नहीं है, गलती यहाँ पे है। आप अपने आप को ठीक करें, सबसे पहले अपने घरों को ठीक करें, अपने बच्चों की तालीम उनकी तरबियत ठीक करें, उनको सिखाएं कि अगर स्कूल में पेपर हो रहा है तो पहली पोजीशन ही लेनी, अपने आप को पास करना है। मतलब हमारी क्या होता है कि जो आप 5वीं क्लास के बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए टीचर बाहर जाए वो नकल करेंगे। क्यों? हम उनकी तरबियत ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बस ठीक है फर्स्ट आ जाओ सारा कुछ हो जो। तो अपना निज़ाम ठीक करें, दूसरे मुल्कों को तब बेहतर। सर जो यूथ है पाकिस्तान की जो बाहर से आती है अक्सर हमारे शो के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उनका ये कहना है इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की यूथ जो है हर जगह उनको प्रेज मिल रही है, हर जगह वाइट कॉलर जॉब मिल रही है, उनके रेमिटेंसेज जो इंडिया की यूथ बाहर से डॉलर कमा के इंडिया भेजे वो 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। समझ लें कि वो कितनी हाई पोजीशन पे है दुनिया में। तो पाकिस्तानी कहते हैं भाई इंडिया तो चाहता ही नहीं है हम काम करें, जहां पाकिस्तानी होता है इंडियंस उनको निकाल लेते। ये जो इलॉजिकल जो थिंकिंग है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इलॉजिकल थिंकिंग ये इसलिए डेवलप हो गई है कि ये हमने सुना है, हमने देखा नहीं है। जब आप खुद देखेंगे, आप अपना वर्क एनवायरनमेंट ठीक करेंगे तो ये चीज़ें तब ठीक होंगी। ऐसे बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंडियन अगर जा रहे हैं तो इंडियन का आप ज़रा ग्रोथ रेट देखें
کہ ان کے ملک میں آئی ٹی پہ کتنا کام ہو رہا ہے, گیم چینجر ٹیکنالوجیز پہ وہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھو اور سارا کچھ کر دو. وہ انڈین ایک آئی ٹی ہب بن رہی ہے, وہ اپنے بندوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے, بینگ ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس میں بھی ہم اپنے ملک میں کھاد پوری پیدا نہیں کر سکتے. تو وٹ از دس, تو فیکٹ ہے, اس کو مطلب کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ہماری انسلٹ ہو رہی ہے کہ 3000 ایک ہی دن میں یار, اور دوسری ہفتے میں کر لیتے اکٹھے آپ.